इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो लोअर पीसीएस का एग्जाम था उसका इन्वायरमेंट हम लोग देख रहे थे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी देख रहे थे। उसमें जो है फूड चेन और फूड वेब के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, आज इस वीडियो में उसके आगे का हम जो सब्जेक्ट का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेट हो गया है, इसका कारण था कि जो इंटरनेट व्यवस्था है थोड़ा हमारे यहाँ का गड़बड़ा गया था। ठीक है, दूसरे यहाँ जाके हमको लाइव क्लास लेनी पड़ती थी, तो ये बोर्ड नहीं ले जा सकते वहाँ पे, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, अब कोशिश रहेगी कि नेट खराब ना हो। नेट हमने बनवाया है, इंटरनेट व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले, इसकी कामना करते हैं। आंधी वगैरह आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो हमने फूड चेन और फूड वेब हमने देखा था। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो इसका अगला भाग है खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में प्रदूषक तत्वों का संचयन। ठीक है, तो जो प्रदूषक तत्व होते हैं उनका संचयन जो है हमारे फूड श्रृंखला में या जो है फूड जाल जो होता है उसमें किस तरीके से होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फूड जाल में किसी भी स्तर पे या प्राथमिक स्तर हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, चतुर्थ हो, किसी स्तर में जब क्या है प्रदूषक घुस जाते हैं, प्रदूषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कीटनाशक हो गए, ठीक है, जैसे डीडीटी है, इस तरह के फर्टिलाइजर कोई है, ठीक है, हैवी मेटल्स है, भारी धातु जो होती हैं जिन जैसे आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, इनका जो घनत्व जैसे बढ़ जाता है तो डेंसिटी जो है जीवों में बढ़ने लगती है जब, या एकुमुलेशन होने लगता है, जमा होने लगता है जो जीवों की बॉडी में, तो क्या होता है वो फूड जाल में प्रदूषण होने लगता है। ठीक है, तो दो तरह का प्रदूषण होता है, एक निम्नीकृत जिसको बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको जो है हमारे बायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं या फिर उसको उसमें उसके न्यूट्रिशन बाहर निकाल देते हैं। एक प्रदूषक होता है जो गलता नहीं है, मतलब जो निम्नीकरण जैसा नहीं हो पाता है, अनिम्नीकरण होता है या नॉन डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, अनिम्नीकृत प्रदूषक होता है जिसका जो है तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और वो जो फैट सॉल्युबल भी होता है, फैट में घुल के वो फैट में रुका रहता है, और उसका बाद ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेशन या जो है इकट्ठा होता रहता है, उसका बढ़ाव जो है किसी भी जीव में बढ़ता रहता है। तो उस जीव को कोई अगर दूसरा जीव खाता है तो उसके अंदर भी उसको वो प्रदूषण चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है शरीर के लिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे किसमें, जो डिग्रेडेबल नहीं है। डिग्रेडेबल मतलब जो निम्नीकरण नहीं हो पाता है बैक्टीरिया द्वारा या बायोलॉजिकल जो भी चीजें होती हैं, चीजों मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इनके द्वारा जो है डिकम्पोज अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, निम्नीकृत नहीं हो पाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कि अनिम्नीकृत जो है प्रदूषक है। ठीक है, जिसको हमारा पर्यावरण तोड़ नहीं पाता है, जैसे प्लास्टिक हो गया। ठीक है, डीडीटी एक जो है कीटनाशक होता है, उसको जो है हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजी में अगर देखेंगे तो जीव जंतु जो आते हैं जिसमें माइक्रोबैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, उसको तोड़ नहीं पाते हैं, तो वो अनिम्नीकृत प्रदूषक होते हैं। तो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन से हैं, तो वे पोषक तत्व जिसको हमारे बैक्टीरिया और फंगस तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, उसको मिट्टी में मिला नहीं पाते हैं, उसको हम कहते हैं अनिम्नीकृत प्रदूषक। ठीक है, तो पोषक तत्वों के प्रत्येक स्तर पर संचयन होता है। तो पोषक तत्वों के प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, संचयन होता है, जिसके अनेक जो है घातक प्रभाव जो है देखे जाते हैं। जिस जीव में वो इकट्ठा होता है उनमें भी, जो उस जीव को खाता है उसमें भी घातक प्रभाव जो है देखे गए हैं, कई बीमारियों को जन्म देते हैं। इनके अध्ययन को हम दो भागों में बांटते हैं। तो जो अनिम्नीकृत प्रदूषक है उनको हम दो भागों में बांटते हैं। तो हमने समझा कि अनिम्नीकृत प्रदूषक क्या होते हैं, वो प्रदूषक जिसको हमारे बैक्टीरिया और फंगस तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, विखंडित नहीं कर पाते हैं, उसको मिट्टी में मिला नहीं पाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो किसी भी जीव के बॉडी में बने रहते हैं और उसकी सांद्रता लगातार बढ़ती रहती है, उसको अनिम्नलिखित प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से इसका अध्ययन करते हैं, एक होता है जय संचयन होता है, एक होता है जय आवर्धन, एक होता है बायो एकोमुलेशन होता है, एक बायो मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे, अगले स्लाइड में इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से क्या होता है ये। ठीक है, अगला है जय संचयन। तो इसको समझते हैं हम लोग पहले, जय संचयन संचयन होता क्या है या बायो एकोमुलेशन क्या होता है। तो जब आप जो है किसी स्तर में, जैसे प्राथमिक स्तर पे, जैसे घास फूस और पेड़ पौधे हो गए उनमें, या फिर घास फूस को जो है खाने वाले जीव जैसे
शाकाहारी जीव जो होते हैं उसमें मछली भी हो सकती है जो समुद्री शैवालों को खाती है, फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, या भेड़ बकरी खरगोश गाय ये सब हो गए इनमें, या किसी भी स्तर में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी टर्सरी फोर्थ स्तर पे किसी स्तर में जब जो है उसी स्तर में जब जो है प्रदूषकों का जब घनत्व बढ़ता रहता है जीवों में, तो उसको हम कहते हैं जैव संचयन। तो जैव संचयन सीधे हम समझेंगे कि यह जो है किसी भी पोषक स्तर के सभी जीवों में होता है। ठीक है, ये पोषक स्तर चेंज नहीं होता है। एकुमुलेशन जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ एक स्तर को लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने प्राइमरी उपभोक्ता लिया, ठीक है, मतलब कि जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो कि शाकाहारी हैं उनको हम लेते हैं, तो उन सारे जीवों में हम उसको जो है क्षैतिज देखेंगे। पर अब हम जो इससे हम लोग पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला में कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। जब हम पढ़ते हैं जैव संचयन तो हम एक ही पोषक स्तर पे देखते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब प्रदूषक उस पोषक स्तर के सभी जीवों में जब प्रदूषक बढ़ते हैं तो उसको हम बायो एकोमुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जो उसको समझ लेते हैं पहले कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में प्रदूषक या कीटनाशक या जहरीले रसायन पर्यावरण की तुलना में अधिक सांद्रता में जमा हो जाते हैं। तो पर्यावरण की तुलना में जीवों में जब ये रसायनों की, कीटनाशकों के, जहरीले जहरीले रसायनों का जब जमाव ज्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि जो है जैव संचयन जो है उस जीव में बढ़ गया है। ठीक है, बायो एक्युमुलेशन हो गया उस जीव में। ठीक है, ठीक, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी, जैसे जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा सा हेल्दी दिखते हैं आपको, तो हम हमारा हेल्दी होने का राज क्या है? हेल्दी मतलब कि थोड़ा मोटापा है, हल्का फुल्का वो जो है जो बड़ा है, कैसे हो गया ये? तो जितनी हमको डेली नीड है, तो मान लीजिए हमको 1800 कैलोरी खाना है, हम 2000 कैलोरी खाते हैं, तो जो 200 कैलोरी, 18 से 2000 के बीच में जो 200 कैलोरी है वो जो है हमारे बॉडी में यहाँ पे ठीक है पूरे बॉडी में वो एकुमुलेट होता रहता है फैट के रूप में। ठीक है, तो हमारा जो है शरीर जो है मोटापे का शिकार हो जाता है धीरे धीरे। हमारा क्या, किसी जो भी मोटा आदमी है उसका यही है कि वो जो है अपनी जरूरत से अधिक जब खाता है तो वो जो है होने लगता है, उसको दिक्कत होने लगती है। उसी तरीके से इसमें है कि यह स्थिति जो है जैव संचयन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो जब जीव में, ठीक है, कोई चीज अगर खा रहा है, ठीक है, तो उसमें प्रदूषक जो है उसको भी वो खा ले रहा है, तो प्रदूषक का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, उसका जो है मल मूत्र के द्वारा उसका जो है निकास नहीं हो पाता है, जितना वो खाता है उतना निकल नहीं पाता है, तो वो चीजें जो है बॉडी में इकट्ठा होती रहती है, उसी को हम जैव संचयन कहते हैं। तो यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई जीव इन पदार्थों, इन मतलब इन जो है जहरीले कीटनाशक हो गया, प्रदूषक हो गया, या जहरीले रसायन हो गए, उनका इन पदार्थों को उस दर से, उस दर से अधिक तेजी से अवशोषित करता है। तो अवशोषित बहुत तेज कर रहा है, मगर जिस दर से उसका शरीर उसे जो है पाचन करके बाहर निकाल नहीं पाता है। ठीक है, तो जो है खाने की दर अधिक है और पाचन करके बाहर निकालने की दर जो है स्लो है, कम है। जैसे खाना है 20 किलो, निकल रहा है 5 किलो, तो 15 किलो का जो जमाव हो रहा है उसी के बारे में कह रहा है कि वह यह स्थिति बायो एक्युमुलेशन कब होता है? जब उत्पन्न होती है जब कोई जीव इन पदार्थों को उस दर से अधिक तेजी से अवशोषित करता है जिस दर से उसका शरीर उन्हें पाचन कर बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तेजी से खाता है, पाचन करके बाहर कम तेजी से निकलता है, तो शरीर में इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, यही बात है। यह एक ही पोषक स्तर पर बढ़ता जाता है। तो यह एक ही पोषक स्तर में होता है, यह प्राथमिक पोषक स्तर में होगा तो प्राथमिक में सभी जीवों में होगा। ठीक है, द्वितीयक में होगा, द्वितीयक में सभी जीवों में होगा। ठीक है, तो उस तरह से होता है। बस हम इसको जो है एक ही पोषक स्तर में मापते हैं, जैव संचयन को। ठीक है, किसी एक पोषक स्तर को लेते हैं, उसमें जीवों में मापते हैं कि किसमें जो है बायो एक्युमुलेशन या जैव संचयन अधिक हुआ है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसको एग्जाम पूछता है कि यह जो है एक ही पोषक स्तर पर बढ़ता है जैव संचयन। जैव संचयन का कारण क्या है? तो प्रदूषक वसा में घुलनशील और चयापचय के प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, मतलब डिकम्पोजिशन के प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, वो जो है निम्नीकरण में वो लोग भागीदार नहीं होते हैं। उसको कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस जो है बॉडी का उसको तोड़ नहीं पाता है, कोई बैक्टीरिया उसको तोड़ नहीं पाता है, तो चयापचय में भाग नहीं लेते हैं, उसका प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, और वो वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए वसा में उनका जमाव जो है बढ़ जाता है। ठीक, जिस कारण से वो आसानी से ऊतकों में जमा हो जाते हैं। तो जो वसा है ऊतकों में जमा होती है, उसको ऊतकों के आसपास जो है जमा होती है, तो उसी में जमा हो जाते हैं।
तो यही कह रहा है, प्रदूषक वसा में घुलनशील और चयापचय में प्रतिरोधी होते हैं, जिस कारण से वह आसानी से ऊतकों में जमा हो जाते हैं और वो बॉडी में बढ़ते रहते हैं, तो उसी को बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। तो जैसे हम लोग ऊपर से देखते आ रहे हैं, किसी जीव में जब हानिकारक पदार्थ जो है इकट्ठा होने लगते हैं तो उसी को हम लोग बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन कहते हैं। और जैव जैव संचयन को हम कैसे मापते हैं? ठीक है, तो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में मापते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन में इसको हम मापते हैं जैव संचयन को। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में मापते हैं। इसका जो उदाहरण है उसको, इसमें जो है डीडीटी है। ठीक है, और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है ये भी प्रदूषक है। ठीक है, जो कि जीवों के शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है, तो जैव संचयन, अगला पॉइंट है इसमें जैव संचयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? भाई क्या चीज है जो जैव संचयन को प्रभावित करता है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जैव संचयन को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारण है कि पदार्थों के का भंडारण क्षमता। तो जो पदार्थ जैसे डीडीटी है, ठीक है, डीडीटी है या क्लोरीनेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है, उसका जो क्षमता भंडारण में अधिक होती है, फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फैट में घुलनशील होते हैं और वो भंडारित होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसलिए वो बढ़ते हैं। पदार्थों का ग्रहण करना, तो जीव जो है उन पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए जैव संचयन को प्रभावित करते हैं। ये पदार्थों को कितनी मात्रा में वो ग्रहण करते हैं, पदार्थों का निष्कासन होता है कि नहीं, किस दर से, जिस दर से वो खा रहा है उससे अधिक दर से निष्कासन हो रहा है, उससे कम दर से निष्कासन हो रहा है। अगर कम दर से निष्कासन होगा तो बॉडी में जमाव उसका होगा। ठीक है, तो पदार्थों का निष्कासन किस तरह से होता है, जैव संचयन को प्रभावित करता है। जल में संदूषकों की सांद्रता, जल में जो पॉल्यूटेंट है उनकी सांद्रता कितनी है, वो भी जो है जैव संचयन को प्रभावित करता है। जीव की आयु कितनी है, ठीक है, अगर वो बूढ़ा जीव है तो उसकी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है कि जो है जैव संचयन हुआ हो। उसका लिंग कैसा है, ठीक है, अगर मेल है तो मेल ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा एक्युमुलेशन होगा। उसका आकार कैसा है, अगर आकार बड़ा है तो ज्यादा मात्रा में हो सकता है इकट्ठा हो। ठीक है, मात्रा में ज्यादा हो सकता है, परसेंटेज में कम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, तो ये जो हमने देखा बायो एक्युमुलेशन या जैव संचयन, ये कई पोषक स्तर में मापते हैं। ठीक है, अगला है इसमें कि जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जब यही चीज जो है एक स्तर के, जब प्राथमिक स्तर में मान लीजिए कि जैव संचयन हुआ, ठीक है, और प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता ने, देखिए प्राथमिक स्तर के जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, जो खाना बनाते हैं, जैसे घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इनमें जो है प्रदूषक जो है घुस गए हैं। ठीक है, अब जो इसको जो प्रदूषक को, इस जो घास के पेड़ पौधे को जो खाने वाले जानवर हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, खरगोश, जब ये घास को खाते हैं तो जब घास खाएंगे तो प्रदूषक भी साथ में खा जाएंगे उसके। ठीक है, तो क्या होगा, तो अगले नेक्स्ट लेवल में चला गया वो। प्राथमिक पोषक स्तर पे जो सन सन जो प्रकाश संश्लेषण में जो भी खाना बना, उसमें नीचे से जो भी या ऊपर से जब छिड़काव होता है कीटनाशकों का, तो वहां से वो घास फूस में इकट्ठा हुआ, बायो एक्युमुलेशन हुआ, उसको किसी पशु ने खा लिया तो वो घास के द्वारा पशु के अंदर चला गया, वो जो रसायन है, जो प्रदूषक है। ठीक है, अब उस गाय को अगर कोई शेर खा रहा है तो उस शेर में चला गया। ठीक है, अब उस शेर को अगर कोई खा रहा है, जैसे चील उल खा रहे, शेर मर गया, चील वगैरह खा रहे हैं तो उसमें चला गया। तो जो जब जब ये जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में जब जाता है तो इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। ठीक है, एक स्तर से, एक स्तर के जो प्रदूषक से प्रभावित जो जीव हैं, उनको कोई अगर नेक्स्ट लेवल का जो नेक्स्ट स्तर ले का या नेक्स्ट लेवल का जब जीव उसको खाता है तो उसके अंदर जो है ज्यादा मात्रा में जो प्रदूषक जाता है, तो उसी को जैव आवर्धन कहते हैं। क्योंकि जो है निचली पोषक स्तर से ऊपर जाते हैं जब, तो उसका सांद्रता जो है बढ़ती जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि जब जो फाइटोप्लैंक्टन है उसमें प्रदूषक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक मछली है जो फाइटोप्लैंक्टन खाती है, जब वो उसको खाएगी तो एक फाइटोप्लैंक्टन को खाएगी नहीं। ठीक है, एक शैवाल हो गया या फाइटोप्लैंक्टन हो गया जिसको हम कहते हैं समुद्री घास, तो एक घास तो वो खाएगी नहीं, ढेर सारी घासें खाएंगी। ठीक है, तो छोटी मछली ढेर सारी घास खाई तो उसके अंदर जो है बायो एक्युमुलेशन वाले जो जितने घास थे ढेर सारे पहुंचे। ठीक है, अब उसके ऊपर वाला जो है जो जीव है, जिसको नेक्स्ट स्तर लेवल वाला, जो नेक्स्ट पोषक स्तर वाला जो जीव है, वो क्या करेगा, उस जो शाकाहारी मछली उसको खाएगा, जो मांसाहारी मछली है।
तो एक मछली तो खाएगी नहीं, वो 10, 12, 15, 20 या 100, 200 मछली खा सकती है। तो इकट्ठे उसके उसके में जो 200 मछली खाएगी तो 200 गुना उसके अंदर जो है डीडीटी पहुंच गया या प्रदूषक पहुंच गया। ठीक है। अब जो शाकाहारी मांसाहारी मछली थी उसको एक बड़ी मछली खा रही है, तो वो एक को खाएगी नहीं, वो 5-6 लोगों को खाएगी या 100 लोगों को खा सकती है। तो उसके अंदर भी इस पोषक स्तर से जो छोटी मछली खाने वाली जो मांसाहारी मछली है उसको, ठीक है, बड़ी स्तर की जो है जैसे शार्क वगैरह हो गई या फिर बड़ी जो मांसाहारी मछलियां हैं, छोटी मछलियों को जब खाते हैं, ठीक है, तो वो ढेर सारी मछलियां खाएंगी, तो उसके अंदर वो जो है जो जैव जैव प्रदूषक हैं वो ज्यादा जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो समुद्री लेवल पे अगर देखते हैं तो इस तरीके से पहले घास को, प्रदूषित घास को छोटी छोटी मछलियों ने खाया। ठीक है। तो उसके बॉडी के अंदर जो है प्रदूषक पहुंचा। फिर शाकाहारी मछली जो है को कौन खाएगा, मांसाहारी, छोटी मांसाहारी मछलियां खाएंगी। ठीक है। तो ढेर सारी मछलियां खा गई तो उनके अंदर थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया जैव जैव संचयन, जो प्रदूषक तत्व हैं। ठीक है। अब बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली उसको खा रही है, तो उसके अंदर जो है और ज्यादा जो है बायो बायो जो प्रदूषण है वो पहुंच गया है। ठीक है। अब उसको जो जो कोई मानव अगर खाता है या कोई अन्य जीव खाता है तो उसके अंदर और भी जो है मात्रा में क्या पहुंचेगा, ये प्रदूषक पहुंचेगा। तो इसी को जैव आवर्धन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। तो इसमें क्या होता है देखते हैं, इसमें पोषक स्तर के बढ़ने के साथ साथ, इसमें पोषक स्तर के बढ़ने के साथ साथ उसके संचित प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। जैसे मैंने समझाया आपको, समुद्र में जो शैवाल होते हैं, छोटी मछलियां ढेर सारा शैवाल खाती हैं, तो उसके अंदर जो है ढेर सारे प्रदूषक चले जाते हैं। उनको बड़ी मछली खाती है, उन छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती हैं, तो ढेर सारी मछलियां खाती हैं, तो उसके अंदर इन छोटी मछलियों से ज्यादा प्रदूषक चले गए। ठीक है। उनको बड़ी मछली खाती है तो ढेर सारी मछली मछली खाएगी, मझौली मछली जो होती है उसको खाएगी, तो उसके अंदर ढेर सारे जो है केमिकल हैं या प्रदूषक चले जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, पोषक स्तर बढ़ रहा है। जब जब हम लोग बायो जैव संचयन पढ़े थे तो एक ही स्तर में पढ़े थे, मगर जब बायो एक्युमुलेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो अलग अलग पोषक स्तर में हम जा जाके पढ़ रहे हैं उसको, किस तरीके से जो है वृद्धि हो रही है, जैव आवर्धन किस तरह से हो रहा है, प्रदूषक जो है कैसे एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पे बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण मैंने समझाया कि छोटी मछली को एक बड़ी मछली खा रही है तो कई सारे ढेर सारी मछलियों को खाएगी तब उसका पेट भरेगा, क्योंकि बड़ी मछली है वो, तो जब ढेर सारी मछलियों को खाएगी तो ढेर सारा प्रदूषक उसके अंदर जाएगा। ठीक है। तो ये बात है, इसीलिए कह रहा है जैव आवर्धन क्या है, इसमें पोषक स्तर के बढ़ने के साथ साथ उसमें संचित प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है। तो उसी को हमने आपको बताया है। ठीक है। तो प्रदूषक कौन कौन हो सकते हैं, तो प्रदूषक इसमें देखिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे पारा हो सकता है जो भारी धातु है, पीसीबी हो सकता है जो प्लास्टिक में पाया जाता है, डीडीटी है, ठीक है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं। तो ये जो है प्रदूषक हैं जो कि जैव आवर्धन में शामिल होते हैं। ठीक है। तो एक उदाहरण के तौर पे यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं, मछली का उदाहरण है। तो फाइटो जो प्लैंक्टन्स है, समुद्री घास जो है, इसे मानते हैं जो प्रदूषक है वो 0.00003 पीपीपी पार्ट पर मिलियन है। ठीक है। इसको जो है, इस फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं। ठीक है। इनको जो है जू प्लैंक्टन खाते हैं, एक तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, ये खाते हैं। तो इनमें जो परसेंटेज है देखिए 0.04 हो गया, देखिए कितना बढ़ गया इसमें। ठीक है। इसमें बढ़ गया। फिर इसको छोटी मछली खाएगी, इस जो जू जू प्लैंक्टन को एक जो छोटी मछली खाती है, तो इसमें जो इसकी सांद्रता देखिए, जो प्रदूषक है उसकी सांद्रता 0.5 ppm हो जाती है। इस छोटी मछली को मांसाहारी बड़ी मछली खाती है, तो इसके अंदर जो हो गया देखिए 2 ppm जो है जो है प्रदूषक जो है चले गए इसके बॉडी में। ठीक है। इस जो है बड़ी मछली को, अब उससे बड़ी मछली खाने वाली जो जीव है वो अगर खाते हैं तो उसके अंदर देखिए 25 ppm तक प्रदूषक चले गए हैं। तो जैव आवर्धन इसी को कहते हैं। देखिए आवर्धन मतलब कि बढ़ते जाना। ठीक है। यहाँ पे कितना कम था, इसके ऊपर देखिए कितना बढ़ गया, इसके ऊपर के लेवल में कितना बढ़ा, इसके में कितना बढ़ा, उसमें जाके 25 गुना के आसपास हो गया। ठीक है। तो ये है जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब कि जितना आगे हम जाएंगे उतना वो बड़ा होता जाएगा, उसी तरह से उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 0.0003 था, ऊपर गया तो 25 ppm तक चला गया, तो कितना बढ़ गया वो। ठीक है। तो इसी को जो है हम कहते हैं जैव आवर्धन। ठीक। अगला है इसमें, इसमें भी एक जो है उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, इसमें भी डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि जो है जो वाटर बॉडी है उसमें 0.003 जो है पीपीबी जो है क्या है,
प्रदूषक है। इसको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं तो 0.04% चला जाता है इसमें। स्मॉल फिश खाती है तो 0.5 हो जाता है, ठीक है। अब लार्ज फिश खाती है तो डीडीटी इसमें 2 ppm तक चला जाता है। अब इसको जो है फिश ईटिंग जो बर्ड्स है, जैसे ये बर्ड्स इसको खा रही है, तो इसमें जो है 25 ppm तक जो है प्रदूषक चला गया है इस बर्ड्स में। तो ये देखिए इसका जो है बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, ठीक है, याद रखना है इसको, बायो मैग्निफिकेशन यही है, ठीक। तो ये जो हमने देखा बायो मैग्निफिकेशन किस तरह से होता है, जैव आवर्धन और जैव संचयन और जैव आवर्धन के बीच हमने बातचीत देख ली, ठीक है। अगला हम देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड, हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक, इकोलॉजिकल पिरामिड इसको कहते हैं। तो इसकी जो खोज है सर्वप्रथम 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दी थी। इसके बारे में जानकारी जो है चार्ल्स एल्टन ने जानकारी दी थी, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, चार्ल्स एल्टन ने दी थी, इसलिए इसे एल्टन या एल्टन पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। एल्टन पिरामिड भी इसको कहते हैं क्योंकि इसको चार्ल्स एल्टन ने इसको बताया था पारिस्थितिकी पिरामिड को, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें पारिस्थितिकी पिरामिड में खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषक स्तर में प्रजातियों की संख्या सकल बायोम, देखिए जब जो है खाद्य श्रृंखला में हम जो प्रजातियों की संख्या के आधार पे, उनके बॉडी मास के आधार पे, ठीक है, उसमें जाने वाली ऊर्जा के आधार पे जब हम चीजों को बनाते हैं या उसको पढ़ने का जब बारे में जब सोचते हैं या किस तरीके से उसको पढ़ेंगे, ये हम जब बांटते हैं तो उसी बंटवारे में एक पिरामिड बन जाता है, ठीक है। तो एक पिरामिड बनता है किसका, संख्या का, कि जो है प्राथमिक उत्पादक कितने हैं, उसके उपभोक्ता कितने हैं, ठीक है, उसको जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता को अन्य लोग खाने वाले कितने हैं, ठीक है, उनको खाने वाले कितने हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें फूड वेब में, तो हमने देखा फूड चेन में हमने देखा था किस तरीके से कौन किस पे निर्भर है, खा रहा है किसको, ठीक है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं संख्या के आधार पे तो एक पिरामिड बनता है। अब क्या संख्या नहीं देखेंगे, हम प्राथमिक स्तर के जो उत्पादक है उनकी जो है पूरे बॉडी मास को कलेक्ट करेंगे या बायोमास को जो है जोड़ेंगे, ठीक है, उस पर निर्भर लोगों के बायोमास को जोड़ेंगे, उस पर निर्भर लोगों के बायोमास को जोड़ेंगे। तो किस तरह का संरचना अगर बन रही है उसी को जो है हम मापेंगे, तौल के जब बनाएंगे, जब डायग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो एक जो है पिरामिड के फॉर्म में वो बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या कौन कौन से पिरामिड देखेंगे, एक संख्या पिरामिड देखते हैं, एक सकल बायोम पिरामिड देखते हैं और एक ऊर्जा पिरामिड देखते हैं। 3 तरह के पिरामिड हम पारिस्थितिकी तंत्र में देखते हैं, ठीक है। एक संख्या के आधार पे, एक उनके भार के आधार पे, एक ऊर्जा के प्रवाह के आधार पे देखते हैं, ठीक है, किस तरह से ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो इसके तरह देखते हैं, तो तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्य में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार जो है पिरामिड जैसा बन जाता है, उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो पिरामिड कैसे होते हैं, कितने प्रकार के पिरामिड जो है देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो पिरामिड जो है 3 तरह के हैं, एक जो है संख्या पिरामिड है, एक बायोमास पिरामिड है और एक ऊर्जा पिरामिड है। 3 तरह के पिरामिड है, ठीक है। तो पिरामिड किस तरह से हमने देखा किस तरह से बनता है, इसको हमने समझा। अब आगे हम लोग देखेंगे तो और क्लियर होगा हमको कि किस तरह से पिरामिड बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या पिरामिड है, ठीक। तो संख्या पिरामिड कैसे बनेगा, तो हम प्राथमिक स्तर से चलेंगे और सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता हैं उनके तरफ जब बढ़ते जाएंगे तो उसका जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो किस तरह से बनेगा उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है संख्या पिरामिड में, इसमें प्राथमिक उत्पादक एवं विभिन्न पोषक स्तर के उपभोक्ता की संख्या के बीच जो है संबंध को दर्शाया जाता है। तो क्या बताया जाता है, तो प्राथमिक उत्पादक कितने हैं, ठीक है, उसको खाने वाले कितने हैं और उनको खाने वाले कितने हैं और उनको खाने वाले कितने हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता पे निर्भर उपभोक्ता, उनके ऊपर निर्भर उपभोक्ता किस तरीके से संख्या में है, तो उनकी संख्या काउंट करके हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहला कि सीधा पिरामिड, एक तो सीधा पिरामिड बनता है, एक उल्टा पिरामिड बनता है। तो किस तरह से सीधा बनना उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सीधा पिरामिड क्या है भाई, तो इसमें बढ़ते पोषक स्तर के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी आती है। तो इसमें जो होता है आधार जो है या उत्पादक जो है उसकी संख्या अधिक होती है और उपभोक्ता की संख्या जो है कम होती है। तो एक सीधा पिरामिड बनता है,
ठीक है, जैसे ये बना है तो हम इसको समझते हैं पहले, सीधा जो सीधा पिरामिड बना है। अब देखिए समुद्री जो वन या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो समुद्र में जो पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं, शैवाल हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। समुद्र बहुत बड़ा है तो बहुत मात्रा में उनका जो है होती है, तो संख्या के मामले में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, संख्या के मामले में ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, समुद्री जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, संख्या में। अब जो है इनको खाने वाले जो जीव हैं वो जो है इन फाइटोप्लैंक्टन से थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, तो जीव थोड़ा कम हुए। ठीक, देखिए सिकुड़ रहा है यहाँ पे, इसका बेस बहुत बड़ा है क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है यहाँ पे इनकी, समुद्री वन की या फाइटोप्लैंक्टन्स की। छोटे जीव थोड़ा कम है। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स पे निर्भर है वो थोड़ा जीव कम है। ठीक है, इन जीवों को जो फाइटोप्लैंक्टन्स पे निर्भर है, इनको खाने वाले जीव मछली है वो कम है। ठीक है, और इस मछली को खाने वाले जो बिग फिश है वो भी थोड़ा कम है। और इस बिग फिश को खाने वाले जो सारस है, क्रेन है, मानव है, चील है, वो और भी कम है। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है ऊपर का बेस। इस वजह से हम क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया जिसको हम सीधा पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें देखेंगे कि तालाब तंत्र में जो है सीधा पिरामिड बनता है। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या सबसे ज्यादा है, और जो सारस होता है, क्रेन होता है या मानव होता है, उनकी संख्या जो है फाइटोप्लैंक्टन से बहुत कम है, इसलिए सबसे ऊंचे स्तर पर वो शामिल है। तो तालाब तंत्र में सीधा पिरामिड बनता है। तो याद रखेंगे, जब जब तालाब तंत्र या जल तंत्र के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सीधा पिरामिड हमेशा बनता है। ठीक है, ठीक है, सीधा पिरामिड हमेशा बनता है, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक, अगला है, इसमें देखेंगे हम उल्टा पिरामिड कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा पिरामिड बना हुआ है, तो किस तरह से उल्टा पिरामिड बना हुआ है इसको हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पोषक स्तर पर संख्या वृद्धि होती रहती है। तो जो प्राथमिक स्तर के जो उत्पादक हैं वो बहुत कम होते हैं, उसको खाने वाले उससे भी ज्यादा होते हैं, उनको खाने वाले उनसे भी ज्यादा होते हैं, और उनको खाने वाले उनसे भी ज्यादा होते हैं। तो उनका जो है बेस होता है जो छोटा होता है, और जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं उच्च पोषक स्तर में उनका जो फैलाव होता जाता है या उनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे देखते हैं जो हमारे जो पेड़ हैं, पेड़ों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, चिड़िया की तुलना में पेड़ों की संख्या बहुत कम है। जितना पेड़ है उससे कई गुना चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया विभिन्न प्रकार के हैं, पेड़ भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं, मगर चिड़ियों से अधिक कौन है, पेड़ से अधिक कौन है, चिड़िया है। ठीक है, जो चिड़िया मल मूत्र छोड़ती है, खा के, जो पेड़ पौधों को खा के जो भी गिराती है, उसमें जो परजीवी होते हैं, जो उसपे चिड़िया के जो वेस्ट पे परजीवी लगेंगे, जो पेड़ है, पेड़ जब मरता है तो उसको डिकम्पोज करने के जो परजीवी लगते हैं वो चिड़िया से भी ज्यादा परजीवी होते हैं। ठीक है, वो चिड़िया से भी ज्यादा परजीवी होते हैं। और जो पेड़, चिड़िया और परजीवियों को खाने वाले होते हैं, उच्च स्तर के जीव जो होते हैं, उनकी संख्या और होती है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, बेस इसका बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं उल्टा पिरामिड है। ठीक है, उल्टा पिरामिड बनता है। तो जो वन बायोम हम देखेंगे, वन बायोम, जो वन बायोम होता है उस बायोम का जो है पिरामिड कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। वन बायोम, बायोम नहीं, वन संख्या, जो वन में जो संख्या पिरामिड है, पेड़ पौधों का या वनों का संख्या पिरामिड, ये संख्या पिरामिड है। वनों का संख्या पिरामिड जो होता है वो उल्टा बनता है, और तालाब का जो संख्या पिरामिड था वो सीधा बनता है। तो इसको याद रखेंगे, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा पिरामिड किसका बनता है, तो हम कह देंगे वन वायु वन 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 पर्यावरण का, वन परिस्थिति का जो है पिरामिड उल्टा बनता है। और तालाब तंत्र में जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बहुत ज्यादा होती है मछलियों की तुलना में, तो उसका सीधा बनता है। और पेड़ पौधों की तुलना में जो चिड़िया की मात्रा अधिक होती है, परजीवियों की उससे अधिक होती है, और इन सभी चीजों को खाने के वाले जो जीव हैं उनकी जो है उनसे अधिक जो है जनसंख्या होती है। तो इस वजह से जो है ये उल्टा बना है, क्योंकि इसका बेस जो पेड़ पौधे हैं वो छोटे हैं। ठीक है, तो संख्या पिरामिड दो तरह के हैं, एक सीधा पिरामिड, एक उल्टा पिरामिड। सीधा पिरामिड किसमें बनता है, तो जल क्षेत्र में, जल तंत्र में जो है, या तालाब तंत्र में सीधा पिरामिड बनता है। वन तंत्र में उल्टा पिरामिड बनता है, जैसा कि हमने देखा ये वाला। ठीक है, इसको समझ लिया। अब हम दूसरे नंबर का पिरामिड देखने जा रहे हैं, जिसमें बायोमास पिरामिड है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मौजूद पिरामिड है ये क्या मापता है, तो ये जो है भार मापता है, कितने जो है भार की तुलना में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में भारी जीव बढ़ रहे हैं,
उनका जीवों का भार टोटल जब काउंट करेंगे तो बढ़ रहा है या घट रहा है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बायोमास पिरामिड क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला एवं जाल के सभी पोषक स्तर पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग जो है किया जाता है, जैसा कि आपको मैंने समझाया। ठीक है, इन जीवों की क्या हो रहा है, तो इसमें जीवों की संख्या को नहीं, उनके भार को सम्मिलित किया जाता है। तो सिंपल भाषा में लिखा है इसमें जो है संख्या पिरामिड हमने ऊपर देखे हैं। अब उसी संख्या के जितने संख्या में लोग थे उन्हीं को जोड़ देंगे, उनके भार को जो जोड़ देंगे तो उसको भार पिरामिड बनेगा या बायोमास पिरामिड बनता है। तो इसमें लिखा है कि इसमें जीवों की संख्या को नहीं, उनके भार को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, बायोमास जो पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रायः प्रत्येक पोषक स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का जो है मापन किया जाता है, या उनको भार का मापते हैं कि प्राथमिक स्तर पे कितने भार के जो है जीव जंतु हैं, द्वितीयक स्तर पे कितने भार वाले जीव जंतु हैं, सबको जोड़ेंगे उनके भार को। ठीक है, शुष्क भार को हम मापते हैं। और बायोमास की जो मात्रा होती है, किससे मापा जाता है इसको? तो ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। तो ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में इसको मापा जाता है, किसको? बायोमास पिरामिड को। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बायोमास पिरामिड को। ठीक, अगला इस पॉइंट है कि इस विधि में जीवों के आकार के अंतर की जो समस्या होती है दूर हो जाती है। तो जीवों के आकार की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि आकार से हम नहीं मापते हैं, उनके भार से मापते हैं, तो इसलिए आकार वाली मामला जो है खत्म हो जाता है। तो इस विधि में जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें पोषक स्तर के सभी प्रकार के जीवों का भार मापन किया जाता है, जीवों का भार जो है मापन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के जो है पिरामिड बनते हैं। एक पहला बनता है इसमें सीधा पिरामिड, तो सीधा बायोमास पिरामिड। तो एक जो होता है सीधा बायोमास पिरामिड बनता है, किसका बनता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो बायोमास पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादक से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषक स्तर होता है, या लघु भार वाले जो पोषक स्तर होते हैं। तो उस तरह का जो पिरामिड बनता है वो सीधा पिरामिड कहते हैं उसको। सीधा पिरामिड में जैसे देखेंगे तो वन पिरामिड जो होता है, वन पिरामिड क्या बनता है? वन पिरामिड जो होता है या स्थल पे जो वन पिरामिड होते हैं वो सीधा बनता है। क्यों बनता है? तो उसमें पेड़ पौधों का जो भार होता है, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जितना वन में जितना पेड़ है और उसका हम भार निकालेंगे, और उस वन में जितने शाकाहारी जीव रहते हैं उसका भार निकालेंगे। ठीक है, तो ये 100, मान लीजिए 100 आता है, ये 80 ही आएगा, क्योंकि पेड़ पौधों का भार बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो शाकाहारी जो है उनका भार 80 हो जाएगा, और इनको जो खाने वाले लोग हैं शाकाहारियों को, उसका 70 हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्राथमिक शाकाहार जो मांसाहारी होते हैं उनकी संख्या कम होती है। शीर्ष स्तर के जो मांसाहारी शेर होते हैं, तो शेर 10-20 होते हैं जंगल में, 30-40 होंगे बहुत होंगे, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो उनका भार भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो शीर्ष स्तर के जो मांसाहारी हैं उनका जो भार हो गया 50 किलो। देखिए जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो 100 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, तो सिकुड़ रहा है हमारा पिरामिड जो है, जो बायोमास है इस तरीके से रिड्यूस हो रहा है उच्च लेवल पे जाते जाते, या उच्च पोषक स्तर के तरफ हम जाते हैं, तो जो जीवधारियों के जो भार हैं उनके अंदर कमी आती है। तो इसलिए यहाँ पे सीधा जैव भार पिरामिड बनता है, जो स्थल का बनता है, स्थल पे जो बनता है जीवधार पिरामिड, जैव भार पिरामिड, वो सीधा बनता है। तो याद रखना सीधा बनता है। अगला इसमें है कि उल्टा जैव भार पिरामिड। तो उल्टा जैव भार पिरामिड कैसे बनता है? तो जलीय परितंत्र का बायो पिरामिड जो होता है उल्टा बनता है। तो जलीय परितंत्र में जो है मामला पूरा उल्टा है। ठीक है, जो प्राइमरी उत्पादक है जिसमें फाइटोप्लैंक्टन हैं, शैवाल हैं, ठीक है, कुछ घास फूस हैं, समुद्री जो घास है, उनको अगर हम तौलते हैं, उनका भार निकालते हैं, और उसके अनुसार उसको खाने वाले जीवों का भार निकालते हैं, फिर उस जीव को जो खाता है उसका भार निकालते हैं, जब उस जीव से बड़ा वाला जीव जो खाता है उसका भार निकालते हैं, तो इसमें काफी डिफरेंस आता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जिसको हम शैवाल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन जिसको कहते हैं, उनका भार कम होता है। ठीक है, मगर जो सर्वाधिक उच्च वर्ग की जो मछली है, जो सबसे ऊंचे पोषक स्तर पर जो मछली होती है, उसका जैव भार बहुत बड़ा होता है, कई हजार टन में होती है। एक एक शार्क है, या फिर एक एक ऐसी बड़ी बड़ी फिश हैं या मछलियां हैं जो कि बहुत ही इनका वजन होता है। ठीक है, तो उनको अगर हम जोड़ते हैं तो उनका जो है
उस तरह का जब पिरामिड बनेगा तो बेस उसका पतला बनेगा, क्योंकि शैवाल जो है, जो प्राथमिक उत्पादक हैं, उनका भार जो बड़ी मछलियां होती हैं उनकी तुलना में कम होता है। ठीक है, तो जो है शैवालों का जो है क्या बनेगा, पतला बनेगा। तो जो उत्पादक है या जो शैवाल है, शैवाल कह सकते हैं या फाइटोप्लैंक्टन कह सकते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, के है फाइटोप्लैंक्टन। तो क्या है, इनका भार भी कम है। ठीक है, इनको खाने वाली जो मछलियां बहुत सारी हैं, वो उसमें थोड़ी बड़ी भी हैं, कुछ एकदम से महीन होती हैं, छोटी होती हैं। इनका जो भार करेंगे तो उत्पादक से जो भार जो है इनका अधिक होगा। फिर इनको खाने वाली जो मांस भक्षी मछलियां होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो कई हजार टन की ये होती हैं, तो इनका भार जो होता है और भी अधिक होता है। तो देखिए, कम भार तो पतला जो है बेस, इसका कम भार तो पतला बेस बन गया। ठीक है, कम भार है तो पतला बेस बन गया है। ठीक, इसका जो है शाकाहारी मछली ज्यादा वजन की होती हैं तो इनका थोड़ा बेस बड़ा है। देखिए बड़ा है, उत्पादक से बड़ा है ये, इसका जो है ये वाला सेक्शन। और जो मांस भक्षी मछलियां होती हैं, जो बड़ी छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं, उनका देखिए उनका बेस सर्वाधिक बड़ा है। तो जो है समुद्र का या तालाब का जो जय भार पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, और स्थल का जो जय भार पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है, जैसा हमने देखा है उसको। ठीक है, तो स्थलीय और जलीय दोनों पूछता है आपसे एग्जाम में। तो हमने देखा था जबकि जनसंख्या पिरामिड है उसमें दो तरह के पिरामिड बनते हैं, एक उल्टा एक सीधा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम भार पिरामिड देखते हैं तो इसमें भी दो दो प्रकार का बनता है, एक उल्टा एक सीधा। ठीक है, हमने समझा कि जो सीधा बनता है वो स्थल का बनता है, और जो उल्टा बनता है वो तालाब का बनता है। ठीक है, अगला जो पिरामिड हम लोग देखेंगे वो है ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, तो तीसरा टाइप का जो पिरामिड है, जो लास्ट पिरामिड है हमारा, वो है ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो इसको पहले याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है। तो ऊष्मागतिकी का नियम हम लोग आगे देखेंगे। पहले जो ऊर्जा पिरामिड जो है, ये याद रखेंगे कि ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो अविनाशिता के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कहता है कि न ऊर्जा का हम उत्पादन कर सकते हैं, न ही उसको हम पूरी तरीके उसको जो है नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही उसको नष्ट की जा सकती है। उसका स्वरूप बदला जा सकता है। ठीक है, उसका रूप जो है परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण करके उसको जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल के हमको फ्रुक्टोज के रूप में फल देते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा वही रही, उसका रूपांतरण जो है दूसरे फॉर्म में हो गया। तो इसीलिए जो ऊष्मा ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण होता है, उसको जो है नाश नहीं किया जा सकता उसका, न उसका अंत किया जा सकता है। ठीक है, तो वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, जिसको हम लोग अभी आगे भी देखेंगे। लेकिन रेफरेंस के तौर पे मैंने समझा दिया कि ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम का जो है पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को दिखाया जाता है। तो जब एक पोषक स्तर से, जैसे उत्पादक से, प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिससे जैसा कि लीमैंड ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती रहती है। यहाँ से 10%, ये अगर 100 है तो इसका 10% यहाँ पे 10 आएगा, इसका 10% यहाँ पे 1.0 आएगा। ठीक है, और 0.10 आएगा, यहाँ पे आएगा 0.010 ये आएगा। ठीक है, बस 10% ही ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है ऊपर ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो वही ये बात कर रहा है, एक दिशीय प्रवाह होता है इसमें। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक से उच्च स्तर के जो जीव होते हैं, उच्च पोषक स्तर पे जो जीव होते हैं, उनके यहाँ ऊर्जा जाती है। इस वजह से जो है एक सीधा पिरामिड इसका बनता है। ठीक है, उच्च पोषण स्तर से ऊर्जा निम्न पोषण स्तर में नहीं आती। कभी आपने देखा होगा कि जो ये जीव हैं, जो मांसाहारी जीव हैं या उच्च पोषक स्तर वाले जीव हैं, उनको पेड़ पौधे खा रहे हैं, ऐसा नहीं देखा होगा आप। ठीक है, इस वजह से कह रहे हैं यहाँ से ऊर्जा इसमें डायरेक्ट नहीं आती है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला है ऊर्जा प्रवाह किस तरह से होता है। तो ऊर्जा प्रवाह देखिए, हमने ऊर्जा पिरामिड देख लिया। ठीक है, तो पिरामिड में हम लोग का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो पूछता है, आप जितना मैंने बताया उससे बाहर क्वेश्चन उससे नहीं बनता है, तो उसके देख लीजिएगा। अभी जो है एक क्लास, दो क्लास के बाद में हम क्या करेंगे कि जो PYQ आए हुए हैं यूपी PCS के, IAS के जितने भी हैं, सारे PYQ को करा दिया जाएगा। तो एक जो है मोटा मोटी ओवरव्यू बन जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह जो है उसमें खाद्य श्रृंखला में नीचे से ऊपर होता है। जैसे कि पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा था कि प्राथमिक उत्पादक से
उच्च पोषक स्तर तक जो है जाता है हमारा ऊर्जा। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में नीचे से ऊपर होता है। ऊर्जा प्रवाह में पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का केवल 1% जो भाग है, 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। सिर्फ 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है। ठीक है, 1% भाग। अगला पॉइंट है कि विभिन्न जीवों में जैव संश्लेषण यानी जैव ऊतक निर्माण में प्रयोग होने वाली ऊर्जा। तो विभिन्न जीवों में जो जैव संश्लेषण होता है, जैव संश्लेषण क्या होता है, एक हमने देखा है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, दूसरा होता है जैव संश्लेषण। तो जैव संश्लेषण में मतलब होता है कि जैव ऊतक का निर्माण, जो जैव में जो जीवों में ऊतक बनते हैं, ठीक है, टिश्यूज जो बनते हैं बॉडी में, उसका उसका निर्माण जो होता है उसको हम जैव संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैव संश्लेषण का पूछ सकता है, तो समझ लीजिए ऊतक के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो जैव संश्लेषण ही कहलाती है। ठीक है, ऊतक निर्माण या टिश्यू फॉर्मेशन। अगला है संश्लेषण की प्रक्रिया वास्तव में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने को प्रदर्शित करता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अगला है जैव अवनयन क्या होता है या बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो जैव अवनयन या बायोडिग्रेडेबल, तो पोषक तत्वों तथा रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में बदलना या निर्मुक्त होना प्रदर्शित करता है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जिसको बैक्टीरिया जो होते हैं, जब कोई पेड़ पौधा या कोई जीव जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो बैक्टीरिया या फंगस उसको जो है डिकम्पोज करते रहते हैं, उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़कर उसको मिट्टी में मिलाते हैं, तो उस प्रक्रिया में काफी ऊष्मा निकलती है, उसी को कह रहा है कि जैव अवनयन या बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो पोषक तत्वों तथा रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में बदलना या निर्मुक्त होना प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था कि जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे कि जो बचा हुआ गाय का गोबर या पशुओं का जो वेस्ट होता है उसको किसान जो है कंपोस्ट बनाने के लिए एक अपने खेत के कोने में ले जाकर डेली डेली सुबह उसमें या शाम को एक जगह उसको रखता है। ठीक है, जिसको गांव में घूरा कहते हैं, घूरा सुने होंगे, उत्तर प्रदेश के जो ये गाजीपुर बलिया देवरिया इधर वाला जो क्षेत्र है उसको घूरा कहा जाता है, घूर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गोबर होता है, गोबर होता है और जो हमारे पुआल होते हैं, भूसा होता है जो खराब हो गया होता है उसको ले जाकर उसी में दबाते हैं और 1-2 साल तक उसको छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छे से सड़ जाए, अच्छा से कंपोस्ट हो जाए, कंपोस्ट बन जाए उसका और उसका खाद बन जाए, जिसको हम खेतों में बाद में, अभी इस समय धान की जब रोपाई चलेगी उससे पहले खेतों में ट्रैक्टर से ले जाकर उसको टाली में लाद लाद के उसको गिरा दिया जाता है, उसको बाद पानी चला के उसको जुताई कर दी जाती है और उसमें एक जो है ऑर्गेनिक जो है खाद का जो है मिश्रण कर दिया जाता है मिट्टी में। तो जब उसको जब लादा जाता है टाली में ना, जब ट्रैक्टर लगा के जब उस घूर को खना जाता है तो जब देखेंगे उसमें भाप निकलता है, ऊष्मा निकलती है, बहुत जलता है। कभी आप ट्राई किए होंगे, अगर हम लोग के घर पे तो मान लीजिए है तो हम लोग देखते हैं उसको, जब वो लादा जाता है ना तो उसमें से भाप निकलती है, पूरा बहुत ज्यादा गर्म होता है वो। तो वही ये ऊष्मा होती है। उसमें क्या होता है, जो भूसा होता है, जो गोबर होता है, तो गोबर कैसे बनता है, घास खाता है भैंस या गाय, अनाज खाती है, तो जो उसका वेस्ट निकलता है उसमें कुछ पार्टिकल बचा रहता है, तो उसी का जब बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं उसका, इसको तोड़ते हैं तो उष्मा रिलीज होती है। मगर एक कितना है पे तब घूर खूब ऊंचा होता है तो नीचे से जो उष्मा है वो बाहर निकल नहीं पाती है। तो इस वजह से क्या होता है, जब उसको खनते हैं तो ऊर्जा उसी में दबी रहती है, उष्मा ऊर्जा कह रहे हैं, उष्मा जो उसमें दबी रहती है, तो वही छूने पर बहुत गर्म लगता है और उसमें से भाप निकलता रहता है। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि जो है जब पोषक तत्वों तथा रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में बदलना क्या कहलाता है, जैव अवनयन कहलाता है। तो उसी से भाप निकलता रहता है। तो जैव अवनयन जब होता है या बैक्टीरिया जब उसको तोड़ते हैं, पुआल को या भूसा को या गाय के गोबर को या पशुओं के गोबर को, तो उसमें से जो ऊष्मा निकलती है उसी को कह रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में लिंडमान, हम लिंडमान जो थे एक अपना साइंटिस्ट कह सकते हैं जिन्होंने 10% का नियम दिया था कि लिंडमान के अनुसार 10% ही होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा ही प्राथमिक स्तर से द्वितीयक में जाती है, द्वितीयक से 10% तृतीयक में जाती है, तृतीयक का 10% चतुर्थ में जाती है। ठीक है, तो सिर्फ 10% जाता है। बाकी ऊर्जा क्या होती है, तो बाकी ऊर्जा सांस लेने में, ठीक है, सेल बायोलॉजी जो होती है, सेल जो होते हैं हमारे बॉडी के उनके फंक्शन करने में, जैसे हम अब से बोल रहे हैं इसको बोलने में, ठीक है, और अन्य क्रियाओं में, सांस लेने में, इन सब क्रियाओं में क्या होता है और ऊर्जा जो है उसका जो है विलोपन हो जाता है या नाश हो जाता है। ठीक है, 10% ऊर्जा ही जाती है, बाकी ऊर्जा जीवों की कोशिका श्वसन आदि में खर्च होती है। पोषक श्रृंखला में अगला पॉइंट है इसमें कि पोषक श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा
उसे उतना ही अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। समझ रहे बात के? तो जो उत्पादक स्तर के जितने करीब होता है उसको अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे प्राथमिक उत्पादक है उसपे जो निर्भर जीव जैसे बकरी, खरगोश, गाय हैं, ये जब घास खाते हैं तो इनको ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि अगर 100 है तो उनको 10 ऊर्जा मिल जाती है। अगर प्राइमरी उत्पादक के पास 100 ऊर्जा है तो उसका 10% किसको मिल जाता है? जो उसके सबसे करीब होता है, जो प्राथमिक या शाकाहारी जो होते हैं उनको मिल जाता है। ठीक है, अब शाकाहारी को जो खाएगा वो प्राइमरी का सिर्फ जो है कह सकते हैं कि 1% ही मिल पाता है उसको। ठीक है, तो जो सबसे करीब होता है उसको ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध होती है। और ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात को एक दिशीय होता है। ठीक है, अगला है ऊष्मागतिकी का नियम। तो ऊष्मागतिकी का क्या नियम है? तो फर्स्ट नियम कहता है कि द्रव्य और ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, तो द्रव्य और ऊर्जा का संरक्षण ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था। उसमें कहा गया कि ऊर्जा का न तो हम सृजन कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, जिसको हम अविनाशता का नियम कहते हैं कि ऊर्जा को न तो हम सृजित कर सकते हैं न ही उसका विनाश कर सकते हैं, उसका हम बस रूप बदल सकते हैं। ठीक है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। ठीक, ऊर्जा का अधिक भाग जीवों के उपापचय, गति या अन्य क्रियाकलाप में होता है, और बाकी जो ऊर्जा होती है स्टोर होती है, जिसको कोई दूसरा जीव खाता है तो उसमें से उसका 10% जो है उस ऊर्जा उसको ट्रांसफर हो जाती है जो जीव खाता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है क्या है? तो सेकेंड नियम ऊष्मागतिकी क्या कह रहा है कि प्रत्येक ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी अपशिष्ट के रूप में निम्नीकृत हो जाती है। जीवों की कोशिकाओं को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में प्रयोग होती है, और उसी दौरान जो है कुछ ऊर्जा अनुपयोगी ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, जैसे देखते ही हो गया, जैसे सांस हम लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो सांस भी गर्म आती है। ठीक है, तो उस सांस लेने में या सांस छोड़ने में इसके बीच जो हमारे जो माइक्रो सेल हैं, जो सेल हमारे हैं बॉडी के, जिससे हमारा शरीर बना है, उनका श्वसन होता है, उसमें उपापचय होता है, खाना का पचन होता है, हम बोल रहे हैं ये होता है, धड़कन चलती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है सब वो चल रहा है, तो उसमें भी ऊर्जा लगती है। तो उसी को कह रहा है कि प्रत्येक ऊर्जा रूपांतरण के दौरान जो है ऐसा मामला होता है। तो जब भी कोई ऊष्मा का रूपांतरण एक ऊष्मा से दूसरे, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब ऊष्मा जो है एक रूप से मतलब प्रकाश ऊर्जा से वो रासायनिक ऊर्जा में जब बदलती है, तो उस समय भी कुछ लॉस होता है ऊष्मा का। तो उसी को एक सेकंड नियम उसका बताता है ऊष्मागतिकी का, कि प्रत्येक ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा की कुछ मात्रा जो है अनुपयोगी या अपशिष्ट ऊर्जा के रूप में जो है निम्नीकृत हो जाती है या विलीन हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण करने में भी कुछ ऊर्जा जो है नुकसान होती है। ठीक, जैसे हम ही खाना अगर बनाते हैं तो जब चावल से अगर हम खाना बना रहे हैं तो उसको बाहर से ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा पकता है। ठीक है, तो जो हम बाहर से गैस से उसको ऊर्जा दे रहे हैं तो उसका 100% जो ऊर्जा है उसका यूज नहीं होता। कुछ जो होता है गमले को गर्म करने में लग जाता है, भगोने को गर्म करने में, कुछ पानी गर्म करने में, कुछ जो अगल बगल जैसे अब खड़े होकर आगे भी ताप सकते हैं बगल में गैस के पास बैठ के। तो वो जो वातावरण में जो गैस उसमें जा रही है उसका जो है लॉस ही हो रहा है। ठीक है, वो हानि ही हो रही है उसको। तो वही सब बता रहा है कि जो है जब रूपांतरण करते हैं ऊर्जा का हम, तो उस दौरान भी लॉस होता है ऊर्जा का, उसी को सेकंड नियम बताता है उसका। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें देखते हैं। तो अगला यहीं तक था उष्मा के बारे में। अब जो है परिस्थितिकी का दूसरा चैप्टर हम शुरू करने जाएंगे, जिसमें परिस्थितिकी अनुक्रमण या जो है परिस्थितिकी में सक्सेशन कैसे शुरू होता है, जीवों का विकास किस तरह से हुआ है, उस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे, जिसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जब ये सब खत्म हो जाएगा परिस्थितिकी तंत्र, तो हम लोग पढ़ेंगे जो रियो सम्मेलन वगैरह जो हुआ था उसको हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, कौन कौन सम्मेलन कैसे हुआ था, पर्यावरण के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, शुरुआत वाली, फिर वर्तमान वाली तो हम करंट अफेयर्स में देखेंगे। इसको हम लोग जो पहले की हो गई हैं 1970, 80, 90 में जो हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। सतत विकास क्या होता है, उसके लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं, इन सब चीजों को देख के हम लोग जो है न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद जो है न्यूमेरिकल कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।